बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ EZ सिस्टम फॉर जियोमेट्रिक आइसोमर्स एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। पहले सबसे इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे उसमें जो सबसे टॉप वन है दैट इज़ व्हाई वी नीड EZ सिस्टम इंस्टेड ऑफ सिस ट्रांस सिस्टम। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के केस में प्रीवियस वीडियो में हमने सिस ट्रांस के हवाले से एक्सप्लेन किया था और ये तय कर लिया था कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को दो कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन स्पेस। अगर तो दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड पे हों तो हमने आइसोमर को सिस का नाम देते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हों तो उनको हम ट्रांस का नाम देते हैं। इस सिस ट्रांस सिस्टम के होते हुए एक और नॉमेनक्लेचर की या एक और सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करेंगे। सेकेंडली हम EZ नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर फाइनली हम वो पैटर्न तय करेंगे, वो तरीका जो है वो मेथड एक्सप्लेन करेंगे जिसको फॉलो करते हुए यू कैन असाइन द EZ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ज्योमेट्रिक आइसोमर, यानी कि आप बता सकेंगे कि कौन सा आइसोमर जो है वो E है और कौन सा आइसोमर जो है वो Z है। एज आई सेड, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिस ट्रांस नोटेशन। अल्कीन जो है बेसिकली सिस, अगर हम बात करें सिस 2 ब्यूटीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आल्दो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है और वो कनेक्टिविटी भी तमाम एटम्स की क्या है, आइडेंटिकल है, लेकिन उनकी जो स्पेस है उनकी जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस अरेंजमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द टर्म सिस एंड ट्रांस। और ये तय कर लेते हैं कि जो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है उसके साथ एक हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के अलावा वो सिर्फ एक जो और सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ अटैच होगी। दोनों जो कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं उन दोनों कार्बन कम अज़ कम एक जो है वो हाइड्रोजन एटम होगा और एक जो है वो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उनके साथ अटैच होगा। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय दिस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिस 2 पेंटीन। अब यहाँ पे अगर हम डबली बॉन्डेड कार्बन को देखते हैं तो दोनों कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ तो अटैच हैं। अगर हम हाइड्रोजन के अलावा देखें तो दोनों कार्बन एक और सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाएगा कि अगर हाइड्रोजन एक साइड पे सेम साइड पे होंगे तो उस आइसोमर को हम सिस का नाम दे देंगे, और अगर वो आइसोमर्स एक दूसरे की अपोजिट साइड पे होंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, ट्रांस का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम इसको अगर कह सकते हैं कि ईच ऑफ द sp2 कार्बन ऑफ एन एल्कीन इज़ बॉन्डेड टू ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर यही पैरामीटर है सिस या ट्रांस को असाइन करने के लिए कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसको हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच होना चाहिए, तो फिर इस केस के अंदर हम सिस या ट्रांस कैसे असाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को देखें वो तो इस पैरामीटर के ऊपर पूरा उतरती है कि हाइड्रोजन के अलावा ये सिर्फ ब्रोमीन के साथ अटैच है, लेकिन जब हम इस sp2 हाइब्रिड कार्बन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ तो अटैच ही नहीं। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट नॉर्मली यहाँ पे अगर आप इसको क्लैरिफाई कर लें कि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को हटा के जो दूसरा ग्रुप हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो हम कहेंगे कि ये दो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, एक मिथाइल के साथ और दूसरी को क्लोरीन के साथ। जबकि इस sp2 हाइब्रिड कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुई है, सब्स्टिट्यूट हुई है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है जबकि ये कार्बन दो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। अब अगर तो कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच हो तो हम आसानी से सिस ट्रांस असाइन कर देते कि हाइड्रोजन दोनों एक साइड पे होते तो उसको सिस कह लेते, अगर अपोजिट साइड पे हों तो उनको ट्रांस कह लें। लेकिन इस केस के अंदर चूँकि कार्बन जो है वो ये वाली जो sp2 कार्बन एटम है वो दो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों sp2 कार्बन एटम जो हैं वो 4 डिफरेंट
एटम्स के साथ अटैच हैं, जो कि आपस में कोई भी दो एटम ऐसे नहीं है जो कि आइडेंटिकल हों जिनकी बेस पे हम सिस या ट्रांस को क्या कर सकें, असाइन कर सकें। और जो हमारा रूटीन के अंदर है वो हाइड्रोजन को ही हम कंसीडर करते हैं इन ऑर्डर टू असाइन सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन। तो ये दो आइसोमर हैं, तो इनको सिस या ट्रांस असाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन पैरामीटर जो है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इसको कन्फिग्रेशन कैसे असाइन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ कैन वी असाइन द कन्फिग्रेशन टू ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन ये ऊपर जो एग्जांपल है उसका नेम है। सो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वो तो इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम सिस ट्रांस की बजाय यहाँ पे एक और सिस्टम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो आईयूपिक जो है वो सिस ट्रांस की बजाय EZ को प्रेफर कर लेता है, क्योंकि EZ एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम अल्कीन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम अल्कीन जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती हैं। तो ये सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव है। जो सिस ट्रांस सिस्टम है वो लिमिटेड है, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए जो sp2 कार्बन एटम है उसको सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच होना ज़रूरी है, या दूसरे लफ्ज़ों में हर sp2 हाइब्रिड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है ताकि हम सिस ट्रांस यूज़ कर सकें। तो जहाँ पे सिस ट्रांस आप नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे आप EZ सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो EZ सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। ये वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन है दोनों कार्बन के ऊपर, और वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। सो आईयूपैक जो है वो प्रेफर करता है EZ सिस्टम को, लेकिन स्टिल आपको बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर जहाँ पे आपको हाइड्रोजन अवेलेबल है दोनों कार्बन के ऊपर जो कि डबली बॉन्डेड है, वहाँ पे आपको अक्सर सिस ट्रांस की टर्मिनोलॉजी ही मिलती है। सो EZ सिस्टम क्या है। EZ सिस्टम के अंदर हम हाइड्रोजन को तो कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, चाहे वो उनमें से वो हाइड्रोजन एक है या नहीं है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनकी हम रिलेटिव प्रायोरिटीज़ को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं। और इन रिलेटिव प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करने के लिए हम सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। वो 4 रूल्स हैं जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अगर तो हमने सपोज़ उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रायोरिटीज़ सब्स्टिट्यूएंट की डिसाइड कर दी। फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये समझ लें sp2 कार्बन एक एटम है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दूसरा एटम है जो कि डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है। तो हम इस कार्बन के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर डेफिनेटली 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट को रिलेटिव हम देखेंगे तो एक लोअर प्रायोरिटी होगी और एक ही क्या होगी, हायर प्रायोरिटी। अब ये प्रायोरिटी हम रूल्स के तहत आगे जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ हमने इन रूल्स को अप्लाई किया और इन 2 सब्स्टिट्यूएंट में जो नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट था वो हायर प्रायोरिटी था, जो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो लोअर प्रायोरिटी था। और इसी तरह हमने यहाँ पे भी डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो कि रेड से लेबल किए गए हैं वो एक साइड पे हैं, और तो इसका मतलब हम इसको क्या नाम देते हैं, Z आइसोमर का। Z यहाँ पे स्टैंड करता है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हम zusammen का नाम देते हैं, और इसका मतलब है टुगेदर, यानी कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप टुगेदर हैं। टुगेदर का मतलब क्या है कि सेम साइड के ऊपर हैं। सिमिलरली अगर इस कार्बन के ऊपर लगे हुए जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैं उनके ऊपर लगे हुए हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट साइड के ऊपर हों, तो उस सूरत में हम वर्ड यूज़ करते हैं E आइसोमर का। E जो है वो भी जर्मन वर्ड एंटगेगन से जो है लिया गया है। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट। सो अगर आपने याद रखना है इन टर्मिनोलॉजी को, Z क्या है या E क्या है, आपने zusammen तो नहीं याद रखना या एंटगेगन नहीं याद रखना, तो आपने क्या याद रखना है, Z या E। तो Z के लिए जो आप टर्मिनोलॉजी याद रखने के लिए जो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि Z उस वक्त होगा जब आइसोमर्स के अंदर हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड के ऊपर होंगे या टुगेदर होंगे। तो हम यहाँ पे ऑन दी सेम साइड को सम टाइम आपको पता है कि कुछ जगहों पे S जो है वो Z की आवाज़ भी देता है। तो हम यहाँ पे इसको मेमोराइज़ करते हैं बाय यूजिंग दी सेंटेंस ऑन दी सेम साइड इज़ इक्वल टू ऑन दी सेम साइड। ठीक है, तो अब आपने सेम साइड की बजाय
क्या कहना है, ऑन दी सेम साइड। जब आप सेम साइड पे कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन दी सेम साइड का मतलब क्या है, आइसोमर क्या कहलाएगा, जी आइसोमर। तो जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे नहीं होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे नहीं होंगे, तो उस सूरत में जो आइसोमर होगा वो ई आइसोमर होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके काम आएगा इसको मेमोराइज़ करने के लिए। रूल्स क्या हैं, रिलेटिव प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड की जाती हैं, उनको एग्जांपल के साथ वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला रूल जो है वो उसको शॉर्ट हैंड के अंदर अगर आपने याद रखना है, द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द हायर द प्रायोरिटी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में कहें, द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम द हायर इज़ द प्रायोरिटी। अब यहाँ पे क्या करना क्या है, आपने सपोज़ कोई कंपाउंड है तो उसके sp2 हाइब्रिड कार्बन को बारी बारी ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम्पल है वही जो हमने शुरू में दी कि ये बेसिकली 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपीन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हम फर्स्ट कार्बन के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कार्बन के ऊपर एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप या एटम का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पहली कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इसके ऊपर एक ब्रोमो ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स तो नहीं है, एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक जनरल टर्मिनोलॉजी ग्रुप की इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो एटम्स हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर हम पहला रूल देखें, रूल क्या कहता है कि ग्रेटर इज़ द एटॉमिक नंबर, हायर इज़ द प्रायोरिटी। तो इसका मतलब है इन दोनों में से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये बात जहन में रहे, जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसको आपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एक एक एटम अटैच है तो इसलिए ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया कि डायरेक्टली कौन सा अटैच है। तो यहाँ पे ब्रोमीन का अगर हम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो 1 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर देखें तो 35 है। तो अल्टीमेटली ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी। तो आपने सिर्फ उस एटम को डायग्नोज करना है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, दूसरे के लिए लो प्रायोरिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली जिसके साथ आप ये HP लिख देंगे या हायर प्रायोरिटी लिख देंगे या हाई प्रायोरिटी लिख देंगे तो उसका मतलब कि रिलेटिव चूँकि ये टर्म है तो अल्टीमेटली जो दूसरा ग्रुप होगा वो अंडरस्टूड होगा कि वो लो प्रायोरिटी ग्रुप है। तो अब हमने ये जो पहली कार्बन है उसके ऊपर डिसाइड कर लिया कि जो ब्रोमो एटम है दैट इज़ हायर प्रायोरिटी के ऊपर है। अब हम दूसरी कार्बन के पास चलते हैं। अब ये कार्बन एक तरफ क्लोरीन के साथ अटैच है और दूसरी तरफ मिथाइल के साथ अटैच है। अब मिथाइल यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो यहाँ पे हम किस एटम्स को कंसीडर करेंगे, किसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करेंगे, वो एटम जो कि डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है मिथाइल के केस में, तो यहाँ पे हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं देखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, 17 है। तो एज़ पर रूल ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर इज़ द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो है वो हायर प्रायोरिटी पे है, जबकि कार्बन जो है वो क्या है, लो प्रायोरिटी पे है। कार्बन का मतलब मिथाइल ग्रुप हो गया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के अंदर कार्बन वो एटम है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब अगर यहाँ पे देखें तो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो हैं वो एक साइड के ऊपर हैं। हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन दी सेम साइड। अब सेम साइड का मतलब जो आइसोमर है दैट इज़ जी आइसोमर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगी, Z1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 प्रोपीन। ठीक हो गया। और अगर आप इसका दूसरा आइसोमर ड्रा करें तो ये सेम कंपाउंड है, लेकिन हमने यहाँ पे ये इनको रोटेट कर दिया है, क्लोरीन नीचे आ गया और मिथाइल ऊपर आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में हमने जी आइसोमर को इसके अपोजिट आइसोमर दैट इज़ ई आइसोमर के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। रूल 2 के ऊपर चलते हैं। अब सम टाइम ये होता है कि दोनों
जो ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, तो जो डायरेक्ट अटैचमेंट करने वाला एटम है वो दोनों के अंदर क्या हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे टाई हो जाती है। अगर टाई हो जाए तो देन यू हैव टू मूव आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड देन कंसीडर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम दैट आर अटैच्ड टू द टाइड एटम। वो एटम जो टाई हो गया है उसके साथ लगे हुए फर्दर जो एटम हैं उनको आपने, आउटवर्ड जो एटम लगे हुए हैं उनको आपने देखना है और उनके एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना है और उन एटॉमिक नंबर की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि ग्रुप कौन सा हाई प्रायोरिटी के ऊपर है। इसको एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये अल्कीन है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब हम वही चलते हैं, पहला रूल और दूसरा रूल दोनों को अप्लाई करते हैं इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कार्बन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक क्लोराइड एटम है और दूसरा CH2Cl ग्रुप है, ठीक हो गया। तो हम क्लोरीन जो कि एक एटम है, फौरी तौर पे हम बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिस एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है वो है कार्बन। ना ये क्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच है और ना ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये कार्बन, जाहिर बात है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड एक ही एटम के साथ बन सकता है। तो इस सारे ग्रुप के अंदर, यानी कि ये जो ClCH2 है, इस सारे ग्रुप के अंदर कार्बन एटम है जो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, जबकि ये कार्बन यहाँ इस तरफ क्लोरीन के साथ अटैच है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का अल्टीमेटली ज़्यादा है, तो ये हाई प्रायोरिटी होगी। अब इस ग्रुप के अंदर क्लोरीन मौजूद है, लेकिन ये जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर काउंट नहीं होगा, ठीक हो गया। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। दूसरी साइड पे जब देखते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब अगर हम इस sp2 कार्बन एटम को देखें कि ये डायरेक्टली इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप में किस एटम के साथ लिंक्ड है, तो वो कार्बन एटम है। तो हम यहाँ पे कार्बन लिखेंगे और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिखेंगे। तो इसका मतलब इस पूरे ग्रुप के अंदर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो एटम अटैच है वो कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब हम नीचे वाले ग्रुप की तरफ चलते हैं। जब हम इस ग्रुप को देखते हैं तो ये CH2OH है। अब इस CH2OH के अंदर जो डायरेक्टली लिंक्ड एटम है वो भी कार्बन एटम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले ग्रुप में जो डायरेक्टली लिंक्ड एटम है वो भी कार्बन है, जो नीचे वाला ग्रुप है उसके अंदर जो डायरेक्टली लिंक्ड एटम है वो भी कार्बन है। तो दोनों कार्बन है, तो इसका मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, आइडेंटिकल है, दैट इज़ 6। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टाई आ गया। जब टाई आ जाए तो अब आपके पास क्या है, रूल 2 है। रूल 2 क्या कहता है कि टाई को ब्रेक करने के लिए आपने मूव आउटवर्ड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और कंसीडर करना है उन एटम्स का एटॉमिक नंबर जो कि टाइड एटम के साथ अटैच हैं। तो अब हम ये जो टाइड कार्बन एटम हैं, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, इन दोनों को देखेंगे कि आगे ये डायरेक्टली किन एटम्स के साथ लिंक्ड हैं। तो नॉर्मली क्योंकि एक तरफ तो sp2 दोनों के लगा हुआ है, तो हम आउटवर्ड जो 3 एटम्स हैं उनको नॉर्मली कंसीडर करते हैं। तो इस कार्बन के साथ अगर हम देखें तो ये एक मिथाइल के ग्रुप के साथ और इस मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो डेफिनेटली मिथाइल के अंदर कार्बन के साथ अटैच है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कार्बन एटम है अगर मूव आउटवर्ड करें तो इस तरफ एक कार्बन एटम से और इस तरफ एक कार्बन एटम से अटैच है। ये मैंने लिख लिया, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, और तीसरा जो एटम है दैट इज़ हाइड्रोजन एटम। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो टाइड कार्बन है वो आगे से 2 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो मिथाइल के अंदर हम कार्बन कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब ये 2 कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये ब्रैकेट के अंदर मैंने हर एटम का एटॉमिक नंबर लिख दिया है। 2 कार्बन है तो इनका 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर इसका, और एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम नीचे वाले ग्रुप के अंदर आते हैं। नीचे वाले ग्रुप में जो आपकी टाइड कार्बन एटम है वो आगे से 3 एटम्स के साथ डायरेक्टली लिंक है।
उसके अंदर अगर हम देखें तो CH2 का मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो ऑक्सीजन ही हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड नहीं बनाता ना, तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली लिंक है इस कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। अगर हम ओवरऑल देखें, 3 एटम ये हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और 3 एटम ये हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ओवरऑल यहाँ पे एक एटम ऐसा है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर सभी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब एक ऐसा एटम आ जाए जो कि ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 तीनों में सबसे ज़्यादा हो और वो एक ही तरफ मौजूद हो, तो फिर पॉइंट ऑफ डिसीजन के ऊपर आप पहुंच जाते हैं। टाई ब्रेकर वही कंसीडर किया जाता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चूँकि सभी एटम्स के साथ ऊपर वाले जो 3 एटम हैं और नीचे वाले जो 3 एटम हैं जो कि टाइड एटम के साथ डायरेक्टली लिंक हैं, उनमें ऑक्सीजन वो वाहिद एटम है जो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो जिस ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा इस केस के अंदर वही क्या होगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टाई ब्रेकर साबित हुआ है, और ये जो CH2OH ग्रुप है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी ग्रुप। अब चूँकि हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या हैं, ऑन दी सेम साइड हैं, तो ये जो आइसोमर स्पेसिफिकली है ये Z आइसोमर कहलाएगा। अब इनमें से आप किसी भी साइड के 2 ग्रुप आपस में स्विच कर देंगे तो वो इसके अपोजिट आइसोमर यानी कि E आइसोमर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो लेफ़्ट साइड पे क्लोरीन एटम था ये पहले नीचे था, तो उसको क्या कर दिया, स्विच कर दिया दूसरे ग्रुप के साथ, अब ये ऊपर हो गया। तो अब ये जो हमारा आइसोमर होगा ये क्या होगा, E आइसोमर होगा। ये जहन में रखें, जब भी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना है तो एक साइड पे 2 ग्रुप्स को आपस में स्विच करना है, जो दूसरी साइड के ग्रुप हैं उनको आइडेंटिकल पोजीशन के अंदर रखेंगे। नाउ कम ऑन टू रूल 3। अब रूल 3 के अंदर क्या है, सम टाइम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसके साथ जो लगे हुए ग्रुप हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर एटम डबली बॉन्डेड है तो उसको आपने कंसीडर करना है कि वो 2 सिंगल बॉन्ड के तौर पे लेना है। इफ़ एन एटम इज़ डबली बॉन्डेड ट्रीट इट as if it were singly bonded to 2 of those atoms. Similarly, if an atom is triply bonded, treat it as if it were singly bonded to 3 of those atoms. अब ये आपको कैसे क्लियर होगा, ये एग्जांपल के साथ क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, 2 डबल बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड के क्रॉस जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले आपने रूल आउट करना है कि कौन सा डबल बॉन्ड ऐसा है जिसके क्रॉस जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें इस sp2 कार्बन एटम के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिकल एटम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन के एटम से साथ अटैच हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं रहता। ये डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कराए हैं, तो अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस है तो वो उसको पहले देख लें। तो ये इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कार्बन एटम है इसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी कि इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला डबल बॉन्ड एक ऐसा रह जाता है जिसके साथ जिसके ऊपर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो अब हम ये 2 कार्बन एटम जो हैं उनको कंसीडर करेंगे इन ऑर्डर टू डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पे अगर हम इस कार्बन के ऊपर आते हैं तो ये इस तरफ से CH2OH के साथ अटैच है और इस तरफ से C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ अटैच है। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर वाले ग्रुप को देखते हैं तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब हम नीचे वाले ग्रुप की तरफ आते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये भी कार्बन एटम है, ठीक हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच है और दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लिहाजा यहाँ पे टाई होगी, ठीक है। जब टाई हो जाए तो दूसरा रूल आ जाता है कि आपने मूव आउटवर्ड करना है। अब हम सपोज़ इस कार्बन से मूव आउटवर्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि इस कार्बन ने तो आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब 3 एटम के साथ तो ये अटैच ही नहीं है। तो अब यहाँ पे रूल 3 आता है कि इफ़ एन एटम इज़ ट्रिपली बॉन्डेड
अब इसको हमने ट्रीट करना है, ट्रीट इट एज इफ़ इट वर सिंगली बॉन्डेड टू 3 ऑफ दोज एटम। तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन एटम कंसीडर करने हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि 3 सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हुए इसको अज्यूम करेंगे कि ये कार्बन आगे से 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है। सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले ग्रुप की तरफ आ जाते हैं तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि ये जो टाइड कार्बन एटम है, यानी कि ये आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है, इसके साथ ये लिंक्ड था कार्बन जो कि टाइड एटम था। अब ये जो टाइड एटम है ये आगे से अगर हम एटम्स काउंट करें तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है CH2 होने की वजह से, और एक ये हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है। अब हाइड्रोक्सल में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इस कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और नीचे कार्बन 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 है। इन टोटल 6 आइटम्स के अंदर ऑक्सीजन एक ऐसा आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो एक ऑड एटम आपके पास मिल गया तो प्रायोरिटी डिसाइड होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, टाई ब्रेकर के तौर पे एक्ट करेगा और CH2OH ग्रुप विल बी कंसीडर्ड एज हाई प्रायोरिटी ग्रुप। सो यहाँ पे हमने टाई ब्रेक कर ली और रूल 3 को भी अप्लाई कर लिया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। इस ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कार्बन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 6। अगर हम नीचे वाले ग्रुप को देखें, सो दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कार्बन एटम विच हैज़ आल्सो एटॉमिक नंबर 6। अब यहाँ पे फिर आपके पास क्या हो गया, टाई होगी। जब टाई हो जाए तो रूल 2 आ जाता है, मूव आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब नीचे वाले ग्रुप में हम अगर मूव आउटवर्ड करते हैं तो दिस कार्बन इज़ अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम CH2 है एंड 1 मिथाइल ग्रुप CH3 है। अब CH3 के अंदर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा वो कार्बन होगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टाइड कार्बन एटम है वो एक कार्बन के साथ अटैच है दिस मिथाइल एंड 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है दिस CH2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम लिख लेंगे, ठीक है। जब हम ऊपर वाले कार्बन जो टाइड कार्बन के ऊपर चलते हैं तो वो डबली बॉन्डेड है विद दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो अब हम इस डबल बॉन्ड को क्या कंसीडर करेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप कार्बन जो लिखेंगे आप 2 दफ़ा लिखेंगे। तो एक हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और 2 कार्बन हो गए। ये 2 कार्बन क्यों लिखे, जो टाइड कार्बन एटम है वो डबली बॉन्डेड है विद दिस कार्बन। सो इफ़ एन एटम इज़ डबली बॉन्डेड ट्रीट इट एज इफ़ इट वर सिंगली बॉन्डेड टू 2 ऑफ दोज एटम। चूँकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है तो हमने 2 दफ़ा कार्बन एटम लिखा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों के अंदर ऊपर वाले ग्रुप में भी कार्बन जो एटम्स अटैच हैं वो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, नीचे वाले ग्रुप में भी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो कोई भी ऐसा एक एटम नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। सो यहाँ पे डिसीजन आप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कैंसिलेशन करेंगे कि ऊपर वाले केस के अंदर 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, जबकि नीचे वाले केस में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। अगर हम 1 कार्बन को 1 कार्बन से कैंसिल कर दें, 1 हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन से कैंसिल कर दें, तो ऊपर वाले केस में 1 कार्बन बच जाएगा और नीचे वाले केस में 1 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो चूँकि अब कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये वाला ऊपर वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे किया क्या है हमने कि सेम जो आइडेंटिकल थे उनको आपस में कैंसिल करके जो रिमेनिंग 2 ग्रुप बचे उसमें 1 कार्बन बचा और 1 हाइड्रोजन बचा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से हायर प्रायोरिटी जो हमने उसको असाइन कर दी। अब चूँकि यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन दी सेम साइड, सो इसको हम जी आइसोमर कहेंगे। सेम साइड को आपने क्या पढ़ना है, सेम साइड पढ़ना है, ताकि आपको याद आ जाए कि दिस वन इज़ जी आइसोमर। सो इसका जो अपोजिट आइसोमर होगा जिसमें हम कोई से 2 ग्रुप्स को आपस में शिफ्ट कर लेंगे एक साइड के, तो वो हमारा क्या होगा, ई आइसोमर होगा। अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट वालों को सेम रखा और राइट वालों को आपस में क्या कर दिया, स्विच कर दिया। और फाइनल रूल आते हैं रूल 4 के ऊपर। इन दिस केस अगर आपका जो मालिक्यूल है इट हैज़ आइसोटोप्स, तो वहाँ पे आप एटम नंबर की बजाय क्या कंसीडर करेंगे, मैस नंबर कंसीडर करेंगे। ये रूल आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है,
आइसोमर है। अब यहाँ पे अगर आप इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, इसके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है विद 2 हाइड्रोजन एटम विच आर आइडेंटिकल। सो आइडेंटिकल एटम्स आ जाएंगे तो आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे तो ये 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इधर भी अटैच हैं और इधर भी 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक ड्यूटेरियम है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में आइसोटोप हैं तो दोनों ही हाइड्रोजन, लेकिन एक में अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है। अब चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आइसोटोप्स आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मास नंबर को कंसीडर करना है। ये बात जहन में रहे कि पहले इंस्टेंट पे आपने कभी भी मास नंबर को कंसीडर नहीं करना। अगर आइसोटोप्स आ जाएँ यानी कि एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल हो जाए, देन आपने मास नंबर को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो प्रायोरिटी है हम ड्यूटेरियम को देंगे और इसको हम हाई प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। अब हम दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हमने कह दिया कि ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है। नीचे वाले ग्रुप की तरफ आते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, एटॉमिक नंबर 6 है। अब दोनों में सेम एटम आने की वजह से यहाँ पे टाई हो गया, तो टाई हो जाए तो रूल 2 आ जाता है, मूव आउटवर्ड। हम आउटवर्ड मूव करते हैं, इस कार्बन को कंसीडर करते हैं, ये डबली बॉन्डेड है विद दिस कार्बन एटम, तो इसका मतलब ये 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो हमने 2 कार्बन यहाँ पे लिख लिए। और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लिया। नीचे अगर हम इस कार्बन जो कि टाइड कार्बन है, इसको हम देखते हैं कि आगे ये कैसे एटम्स के साथ अटैच है, तो यहाँ पे भी सिचुएशन ये है कि 2 तरफ मिथाइल है। मिथाइल का मतलब 2 कार्बन एटम हो गए और एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, दोबारा आपस में कंपेयर करते हैं, तो ऊपर वाले ग्रुप में भी टाइड एटम कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है और नीचे वाला टाइड एटम भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ पे टाई अगेन हो गया। ठीक है, अब जब एक दफ़ा फिर टाई हो जाए तो फिर आपने वही रूल 2 आ जाएगा, अगेन मूव आउटवर्ड, यानी कि अब आप अगले एटम के ऊपर आ जाएंगे। जब हम अगले एटम के ऊपर आते हैं तो इस केस के अंदर दोनों तरफ मिथाइल है, तो आप किसी भी, जब दोनों आइडेंटिकल हों तो किसी एक को कंसीडर कर लें। तो हम मिथाइल को जब कंसीडर करते हैं तो मिथाइल के केस में जो टाइड एटम है उसके साथ तो ये अटैच है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। नॉर्मली जो ओरिजिनल एटम है उसको हम नहीं लिखते, तो आप इस कार्बन को मिस भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनली ये जो टाइड एटम है ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ आपका अटैच है, ठीक है, और पीछे से ये किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। तो ओवरऑल मैंने चारों ही लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे CH की कम्बिनेशन बनता है। अब ऊपर वाले केस में देखें, ये जब हम इस टाइड से आगे मूव करते हैं तो ये वाला कार्बन एटम है। अब इस कार्बन को कंसीडर करते हैं तो ये डबली बॉन्डेड है। अब डबली बॉन्डेड हो तो आपने एक दफ़ा कार्बन लिख लेना है, जो एक वाली जो ओरिजिनल कार्बन है उसको छोड़ देना है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों को ही लिख दिया है, ठीक हो गया। सो अल्टीमेटली ये तो कॉमन ही रहना दोनों के अंदर ना, ये वाला कार्बन एटम, लेकिन चूंकि ये डबली बॉन्डेड है तो 2 दफ़ा आपने कार्बन लिख लिया, ठीक है, और CH2 होने की वजह से 2 हाइड्रोजन लिख लिए। अब अगेन रिपीट करता जाऊँ, ये जो पहले वाला कार्बन मैंने यहाँ लिखा है, ये अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने बेसिकली 3 एटम्स को देखना होता है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ऊपर वाले केस में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और नीचे वाले केस में हाइड्रोजन 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 है। अगर मैं चारों को पढ़ूँ तो मैं कह सकता हूँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जबकि नीचे वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाला दोनों के अंदर कॉमन है, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ऊपर वाले केस में CHH है, जबकि नीचे वाले केस में HHH है। 2H के साथ कैंसिल कर जाएं तो इसके पास एक कार्बन बच जाएगा और इसके पास एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो ऊपर वाला ग्रुप है इसको हम क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास
अगर हम देखें तो दोनों जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो एक दूसरे की क्या हैं, अपोजिट साइड पे हैं। तो हम कहेंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप नॉट ऑन द सेम साइड। नॉट ऑन द सेम साइड का मतलब क्या है, इट इज़ एन ई आइसोमर। ठीक हो गया। और जी आइसोमर आप कोई से दो ग्रुप आपस में शफल करके इसका बना सकते हैं। तो ये रूल 4 जो है उसकी एग्जांपल के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो पिछले तीनों रूल्स थे उनको दोबारा क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। होप आप लोग ये चारों रूल्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हैं उसको समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक हो गया। समराइज़ करूं तो हमने तीनों क्वेश्चन जो थे, वाई वी नीड ईज़ेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज़ ईज़ेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और फाइनली हाउ टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बाय यूजिंग ईज़ेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हाउ टू असाइन द प्रायोरिटीज़, relative priorities by using different rules and the explanation of those rule। ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं। सो अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। रेफरेंसेस जो हैं ये दिए गए हैं, इन बुक्स को आप फर्दर रीडिंग या डिस्क्रिप्शन के लिए क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।